थैंक यू। जी, हमारे सामने जो डिग्निटरी खड़े हैं इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप सबने इनको लगातार एबीपी की शानदार स्क्रीन पर देखा ही होगा, देखा या नहीं देखा? है ना? सो आपके सामने आज रूबरू होंगे बेहतरीन एंकर और हमारे प्रेरणा स्रोत्र, राइट, अखिलेश आनंद सर के लिए ज़ोरदार तालियों से स्वागत करिए। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला, आप आए और हमारे बच्चों के साथ आप रूबरू होंगे, तो ये उनके लिए बहुत ही एक अवसर है जिसमें वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम ने जैसा कि इंट्रोड्यूस कराया कि अखिलेश आनंद मेरा नाम है, मैं एबीपी न्यूज़ में हूँ और रात 10 बजे मेरा शो आता है घंटी बजाओ, जिसके ज़रिए हम लोग सिस्टम के ख़िलाफ़, सरकार के ख़िलाफ़ जो भी मुद्दा होता है, जो खबरें होती हैं, उसको प्रमुखता के साथ हम लोग दिखाते हैं। जहाँ तक बात है इस इंस्टीट्यूट की, तो हिमकॉम के साथ अपना पुराना नाता इस लिहाज से रहा क्योंकि मैं पहले भी कई मौक़ों पर आपके यहाँ आया हूँ बच्चों से रूबरू होने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए, कुछ बातें बताने के लिए। और इसलिए भी मैं आता हूँ आप लोगों के बीच क्योंकि मुझे जब भी आता हूँ तो एक नई ऊर्जा का संचार मेरे अंदर भी होता है आप लोगों को देखकर, क्योंकि आपकी आंखों में जो ख्वाब हैं, जो सपने हैं, वो बहुत ज़रूरी है। एक पंजाबी कवि हुए बहुत बड़े, पाश नाम था, अगर आप में से किसी ने उनका नाम सुना हो। उनकी एक बड़ी मशहूर लाइन है कि सबसे ख़तरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, सबसे ख़तरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, ना होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना। तो सपने हमेशा ज़िंदा होने चाहिए और आप लोगों की आंखों में जो सपने हैं, क्योंकि मुझे लगता है जर्नलिज्म में जब आप आए हैं तो सिर्फ इस लिहाज से तो नहीं आए होंगे कि सिर्फ नौकरी करनी है। नौकरी तो करनी है, पहली चीज़ है वो, क्योंकि रोज़ी रोटी की जो समस्या है वो सबके लिए समस्या और राहत से नहीं। जब से मानव सभ्यता का इतिहास अगर आप देखेंगी तो सबसे पहली चीज़ वही है कि इंसान को पहले रोटी चाहिए, खाना चाहिए, पेट भरना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब हम किसी फील्ड में जाते हैं तो उससे जुड़ी जो चीज़ें होती हैं वो हमें आकर्षित करती हैं। तो अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आई हैं, जर्नलिज्म में, या आए हैं, पीछे जो बैठे लोग हैं आप लोगों से भी मैं मुखातिब हूँ, तो कुछ सोच कर आए होंगे। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ आप में से कुछ लोगों से कि आपके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, क्यों आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं? मैं दरअसल क्या चाहता हूँ, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, मैं टू वे कम्युनिकेशन में यकीन करता हूँ, दोनों तरफ से संवाद हो। एक तरफा मैं बोल के चला जाऊँ ढेर सारी बातें, आप समझें ना समझें, तो आपके जहन में भी कुछ सवाल हों, कुछ आप पूछना चाहते हैं मीडिया को लेकर, या हकीकत में अंदर जो कुछ चीज़ें चलती हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा आप लोग बताइए, आप में से कुछ लोग अगर इस पर बात करना चाहें कि आप जर्नलिस्ट क्यों बनना चाहते हैं? सर, मुझे ना ये बताना था कि जर्नलिस्ट इसलिए बनना है क्योंकि मुझे ना कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा लगता है, और इसमें सबसे ज़्यादा है कि आप कितना अच्छे से किसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स, आप अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करेंगे, आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, आप अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, और सामने वाले के आप इक्वल थॉट्स, इक्वल ओपिनियंस आप सुन भी सकते हैं। तो जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतने ज़्यादा आप लोगों से जुड़ेंगे, उतना अच्छा आपको एक्सपीरियंस गेन होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और पीछे से भी कोई? लड़के इतने खामोश क्यों हैं? आप लोग क्या करना चाहते हैं? सर, जर्नलिज्म मैं जब मॉस्को में आया था तो मेरा मेन था बिहाइंड द कैमरा, बट अब मेरे को है कि फेस वैल्यू बढ़ानी है। सिंपल सी बात है, फेस वैल्यू बढ़ेगी बंदे की तो सारे लोग नोन करेंगे। मैं अपनी बात बताता हूँ, 18 साल में से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मुझे अभी भी याद है कि अब तो चीज़ें थोड़ी बदली हैं, लेकिन शुरू में जब मैं फील्ड में जाता था लोग बहुत प्यार से बुलाते थे, बिठाते थे, चाय पिलाते थे। चीज़ें बदली और उसको जानबूझकर मीडिया को धूमिल करने का प्रयास भी किया गया। उसकी सही बातों को ना दिखाकर, ना बताकर सोशल मीडिया के ज़रिए बदनाम किया गया। उसका खामियाजा हमें एक ये भुगतना पड़ा कि लोगों की नज़र में विश्वसनीयता कम हुई। लेकिन हकीकत आज भी ये है कि हम लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, जो कहीं ना कहीं झुके हुए हैं, लेफ़्ट हो राइट हो, लेकिन अभी भी बहुत लोग ईमानदारी से काम करते हैं। तो आपके लिए स्कोप बहुत है। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो यकीन मानिए एक व्यक्ति, एक पत्रकार बहुत कुछ बदल सकता है। ये 2009 की बात मैं आपको बताता हूँ। तब मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। तो हुआ यूँ कि उसके बाद जब उन लोगों को पता चला, वो लोग रसूखदार लोग थे, पैसे वाले लोग थे, दबंग थे, उन्होंने मुझे अप्रोच करना शुरू किया। उसके लिए लाखों रुपए की पेशकश, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, बस कुछ भी तुम ले लो, उसके टेप को गायब कर दो। अगर मैं उस वक्त पैसे के लालच में आ जाता, और ये पुरानी बात है, करियर के शुरुआत के दौरान की बात है, तो मैं पैसे लेकर टेप को गायब कर देता। बड़ी आसान सी चीज़ होती है, मैं कहीं फेंक देता, मैं कह देता जाके ऑफिस में कि पता नहीं कहाँ चला गया।
उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया और उस स्टोरी को हमने चलाया और बहुत ही प्रमुखता के साथ चलाया। उसका अंजाम ये हुआ कि सभी लोगों को सज़ा मिली। वो जो 5-6 लोग थे उन्हें सज़ा मिली, जेल में हैं वो। तो एक व्यक्ति के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, एक इंडिविजुअल ने भी बहुत कुछ बदला। उन लोगों को ये नसीहत तो मिली गई या उसके आसपास के लोगों को कि नहीं, आप ही सब कुछ नहीं हो, सबसे ऊपर देश का संविधान है, कानून है, आप गलत करेंगे तो आप जेल जाएंगे, चाहे कितने भी रसूखदार हैं। माध्यम भले उसके लिए हम लोग बने, मीडिया। तो मीडिया की इतनी बड़ी भूमिका है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो काम करने के लिहाज से बहुत कुछ है आप लोगों के पास, कि नौकरी वगैरह को लेकर चिंता मत करिएगा। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि अगर पैरवी है, जुगाड़ है, कनेक्शंस हैं तभी नौकरी मिलती है, ऐसा है नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ सभी लोगों के, हमारे दिमाग में भी चीज़ हुआ करती थी जब हम लोग इंडस्ट्री में आ रहे थे, क्योंकि मेरे आगे पीछे तो कोई मीडिया में है ही नहीं, मेरे परिवार में दूर दूर तक नहीं है। हम दोनों पति पत्नी, दोनों न्यूज़ एंकर हैं, लेकिन पहले कोई नहीं था। मीनाक्षी मेरी धर्मपत्नी है और हम दोनों में से कोई, मीनाक्षी के परिवार में भी दूर दूर तक कोई नहीं था जर्नलिज्म में। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, हम लोग जब दोनों एंकर थे तब हमारी मुलाकात हुई थी, वो एक अलग किस्सा है। कहने का मतलब ये कि हम किसी को जानते नहीं थे, हमारी कोई जान पहचान दूर दूर तक किसी से नहीं थी। इसके बावजूद हम लोगों ने इंडस्ट्री में आके अच्छा काम किया। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहूँगा, सभी बच्चों को, आपसे सवाल जवाब मैं शुरू करूँ उससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई बहुत ईमानदारी से करिएगा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो ज्ञान चलता है उसके चक्कर में मत फंसना। किताब पढ़ो। मुझे लगता है आपके यहाँ लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था होगी। हाँ, बिल्कुल, किताबें खूब पढ़िए, समाज के बारे में जानिए। 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए। एक, आपको राजनीति शास्त्र के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, ताकि आपको पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पता हो। हमारे देश में अभी भी खबरों का जो सबसे बड़ा मतलब है वो पॉलिटिकल खबरें हैं। बाकी खबरें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं किसी को डिनाई नहीं करता हूँ कि किसी का महत्व कम है, लेकिन जो राजनीति की दुनिया की खबरें होती हैं अभी भी हम लोग बहुत प्रमुखता के साथ चलाते हैं। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको कि हमारे देश में कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है, कैसे सरकार चलती है, कैसे जो लोकतंत्र के तमाम स्तंभ हैं कैसे मिलजुल कर काम करते हैं, राजनीतिक पार्टियों का इतिहास क्या रहा है, बड़े बड़े नेताओं का क्या इतिहास रहा है, कब कैसे सरकारें बनती रही हैं, आपातकाल के दौरान क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, मोदी जी गुजरात में थे तब क्या होता था। कहने का मतलब पूरी जानकारी होनी चाहिए टिप्स पे, क्योंकि आने वाले समय में चुनौती बहुत बड़ी है। चुनौती बड़ी इस लिहाज से है क्योंकि जब मैंने डिबेट प्रोग्राम जब मैं किया करता था 2008 में, सबसे बड़ा सवाल न्यूज़ 24 पर आता था, मैं उसको होस्ट करता था शाम 7 बजे। मुझे आज भी याद है कि हम लोग जब सवाल पूछा करते थे, जो हमारा गेस्ट होता था, पॉलिटिकल गेस्ट, वो हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं करता था। ये नहीं कि हमें काउंटर करने लग गया, हमारे सवाल को सुनकर उसका जवाब बहुत धैर्य के साथ वो लोग देते थे। अब समय बदल गया है, आप देखते होंगे टीवी डिबेट में अब लड़ने लगते हैं लोग। अब जो आपके सामने बैठा व्यक्ति है वो आप ही से सवाल पूछने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में पूरी चैनल की जो प्रतिष्ठा है, इज्जत है, वो दाव पर होती है और वो आपको संभालना है, आपके कंधों पर उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। तो आपको बहुत पढ़ना लिखना पड़ेगा, तभी आप उनको काउंटर कर सकते हैं। अगर आपको कह देगा एनआरसी को लेकर सवाल कोई पूछने लग गया, आपके ऊपर किसी ने ये कर दिया, अरे आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो जनता को, एनआरसी ये है वो है, अगर आपको पता ही नहीं है एनआरसी क्या है तो आप कैसे काउंटर करेंगे उसे। कहने का मतलब पढ़ना है खूब। तो ये तो पॉलिटिकल साइंस की बात हुई। ज्योग्राफी के बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए। आने वाला जो समय है, आपको अगर उसके बारे में नहीं पता है, पूरी दुनिया के नक्शे के बारे में, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि खबरों की दुनिया में अब जो इस तरीके की खबरें होती है ना, जिसका संबंध सामरिक लिहाज से होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि दुनिया एक बार फिर से लड़ाई की तरफ बढ़ रही है। आपको पता है कि अब तक 2 विश्व युद्ध हुए है ना, उसके बाद से वर्ल्ड वॉर कभी हुआ नहीं, लेकिन तीसरे की संभावना बन रही है बहुत ज़्यादा। और वैसी स्थिति में अगर हमें नहीं पता है दुनिया का समीकरण क्या है, कौन सा देश कहाँ है, कैसे है, किसकी किससे दोस्ती रही है नहीं रही है, तो आप बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री की जानकारी बहुत ज़रूरी। हिस्ट्री किताब आप लोगों ने पढ़ी होंगी मेरे ख्याल से। आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं, 12th करके आए आप लोग, ठीक है। तो हिस्ट्री की जो किताबें आपने पढ़ी हैं उसको भूलिएगा मत और पढ़िएगा। इतिहास हमें ये बताएगा कि कोई अगर आपको औरंगज़ेब के बारे में बेवकूफ़ बना जाता है, या कोई फिर आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, तो आप उसको बेवकूफ़ बनाने नहीं देंगे। आप उसे तुरंत काउंटर करोगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, फैक्ट ये है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान लिया है, मैं बता रही हूँ वो सही है, मैं बता रहा हूँ वो सही है, किताब में देखो ऐसा है। इसलिए ज़रूरी है, किसी फिल्म पे कोई कंट्रोवर्सी हो गई, कुछ हो गया, तो उसका बैकग्राउंडर आपको पता होना चाहिए अपने इतिहास के बारे में। मुगलों का क्या इतिहास था, आधुनिक इतिहास क्या कहता है, मिडिवल एज के इतिहास में क्या है, ये सारी चीज़ें।